हेलो बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। क्लास 12th बायोलॉजी की चैप्टर 2 का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। आइए इस अध्याय में जो है हम क्वेश्चन 2 से चैप्टर 2 से जो है आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको हम देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आप जो है जितने नज़दीक एग्ज़ाम्स आएंगे उतने प्रेशराइज होते जाएंगे, क्योंकि आपका जो है इसमें आपका चलेगा प्रैक्टिकल, जिसको प्रैक्टिकल को लेकर लगभग 15 दिन 20 दिन खींचा जाएगा। उसका फीस जमा करना हो, एडमिट कार्ड लेना है, तो ये सारी परेशानियाँ आती रहेगी। हाँ, क्लास 11th के जो भी बच्चे हैं तो वह क्लास 11th के बच्चे जो है अभी से प्रिपेयर अपने आप को करना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले जो उनका समय होगा वह अपने आप को बेहतर साबित कर सकें। क्योंकि जो एग्ज़ाम बच्चे दें क्लास 12th के बच्चे और उनका पेपर हम देखें, क्लास 11th वाले बच्चे देखें, तो उनको लगे कि नहीं हमें तो सब आ रहा है, तो इस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि दिए गए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के विषय में अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न एवं उसके उत्तर। फर्स्ट प्रश्न क्या है? फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि एक आवृत्ति पुष्प के उन अंगों का नाम बताएं जहाँ पर नर एवं मादा युग्मकों उद्भिद का विकास होता है। मतलब हमें पुष्प के अंतर्गत ऐसे पुष्प का नाम बताना है जहाँ पे आवृत बीजी का मतलब क्या होता है? आवृत बीजी का मैंने बताया था कि आवृत बीजी का मतलब होता है पुष्पीय पादप, और उस पुष्पीय पादप का नाम बताना है जहाँ पे नर एवं मादा युग्मकों उद्भिद का विकास होता है। तो आंसर क्या दे रखा है यहाँ पे कि नर युग्मकों उद्भिद आधार परागकण का विकास, जो परागकण होता है उस परागकण का विकास पुंकेसर के परागकोश में, कहाँ पे? पुंकेसर के परागकोश में, तथा मादा युग्मकों उद्भिद अर्थात भ्रूणपोष का विकास बीजांड, मतलब जिसको गुरु बीजाणु धानी कहते हैं, तो बीजांड को ही हम गुरु बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं, जो कि अंडाशय में स्थित होता है। ठीक है, तो ये आंसर रहा आपका कि नर युग्मकों उद्भिद अर्थात परागकण जो का विकास जो होता है पुंकेसर के परागकोश में, तथा मादा युग्मकों उद्भिद अर्थात भ्रूणपोष का विकास जो होता है कहाँ पे होता है? अंडाशय में स्थित होता है। ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच में अंतर को स्पष्ट करें तथा घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है, इस पे हम अंतर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, और जो बच्चे जो है चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि जो है आपको समय से जो है आपको आपकी क्लास मिल जाए। देखिए, लघु बीजाणुधानी एवं गुरु बीजाणुधानी के अंतर्गत अंतर क्या होता है? डिफरेंसेस बिटवीन द माइक्रोपेंगुइन एंड द मेगापोरंगियम। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, पहला में देखिए क्या होता है। हम छोटे छोटे पार्ट में देखेंगे कि जो लघु बीजाणुधानी है, ठीक ना, वह कहाँ विकसित होती है? तो वह परागकोश में विकसित होती है। लघु बीजाणुधानी कहाँ विकसित होती है? परागकोश में विकसित होती है। इतना लिखना है आपको। गुरु बीजाणुधानी कहाँ विकसित होती है? तो अंडक के अंडाशय में, अंडक के अंडाशय में विकसित होती है। पहला अंतर देखने को मिल गया। दूसरा क्या है कि लघु बीजाणुधानी के चारों ओर बाह्य त्वचा होती है, अंतःस्तर, मध्य स्तर और टेपिटम से घिरी होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी जो होती है इसमें टेपिटम पाया जाता है, जबकि गुरु बीजाणुधानी जो होती है अपनी अध्यावरण से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? अध्यावरण से घिरी होती है। गुरु बीजाणुधानी का मतलब क्या है? बीजांड, और लघु बीजाणुधानी का मतलब क्या है? टेपिटम, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। तो गुरु बीजाणुधानी का मतलब समझ गए क्या है? बीजांड है, ये ध्यान रखना होगा। अगला बात क्या है? तीसरा अंतर हमको देखने को मिल रहा है कि जो लघु बीजाणुधानी होती है उसकी मातृ कोशिका, ठीक है, सेल होती है, मैटरनल सेल जो होती है, मातृ कोशिका जो होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु बन जाते हैं, मतलब असंख्य परागकण बन जाते हैं। जब उसके अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन होता है तो असंख्य मात्रा में क्या बन जाते हैं? परागकण बन जाते हैं। जबकि जो गुरु बीजाणुधानी होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें 3 क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं और एक ही बच जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए, आप इतना लिख देंगे ना, 3 अंतर बहुत है, काफ़ी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि हम इतने नहीं लिख पाए, इतना नहीं लिख पाए, तो ये सब जो है इतना आपको प्रेशर में नहीं रहना है। हाँ, आप जो है अपने पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि सरकार भी इतनी होशियार होती है कि आपका एग्ज़ाम उस समय कराती है जिसमें आपको खुद नींद आता रहता है, खूब मस्ती में होते हैं, गया अभी तो सो ले, चादर कोई खींचता है फिर ढक लेते हैं चेहरे को। ठीक, तो और
वो भी जानता है कि शादियों का सीजन चल रहा है, सब लोग जो है शादियों में जाएंगे, बच्चे मौज मस्ती करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, और जो रिजल्ट आएगा। तो हम अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर कर लें अपने आप को, ठीक ना, कि शादियों में भी जाएं और अपनी लाइफ का ही मौज भी करें और हमारा स्कोर भी बेटर रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि लघु बीजाणु जो होता है वो कहाँ होता है? पौधों के नर युग्मक तो उद्भिद में होता है, जबकि भ्रूणपोष बनाते हैं, भ्रूण बीजाणु वृद्धि करके क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है, और मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। तो मादा युग्मको उद्भिद किसको कहते हैं? भ्रूणपोष को ही कहते हैं। तो ये आपने क्या देख लिया? अंतर देख लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे क्योंकि आपके ऊपर बर्डन न पड़े। दिया है कि सही निम्नलिखित शब्दावलियों में सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करें। सही विकसित विकास में क्रम करना है। जैसे यहाँ परागकण दे दिया, बीजाणु जनक उत्तक दे दिया है, लघु बीजाणु दे दिया है, चतुष्क परागमृत कोशिका दे दिया है, लघु बीजाणु मातृकोशिका नर युग्मक। करें कि इनका सही क्रम कीजिए। तो पहला होता है आपका बीजाणु जन्म उत्तक होता है, उसके बाद आता है पराग या लघु बीजाणु मातृकोशिका आती है, फिर लघु बीजाणु चतुष्क आता है, परागकण आता है, ठीक है, और नर युग्मक सबसे लास्ट में आता है। तो ये क्रम है। ये क्रम निर्धारित करने के लिए कई बार दिया है एग्जाम में, तो यह ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न दे रखा है बच्चों कि आप मादा युग्मको उद्भिद के एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट मतलब मादा युग्मको उद्भिद का बीजाणुज विकास। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अधिकांश आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मको उद्भिद का विकास एक बीजाणु से होता है। किससे होता है? एक बीजाणु से होता है। जो भी मतलब आवृतबीजी पादप है, जो भी पुष्पीय पादप है, तो उनका एक विकास किससे होता है? एक बीज से होता है। आप देखते हैं जैसे खेतों में सरसों को छिड़काव कर देते हैं, तो वह एक सरसों जो है एक क्या बन जाता है? धीरे से नन्हा पौधा बनते बनते एक बड़ा सा जो है अपना फल देने वाला पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो किससे होता है? गुरु बीजाणु से होता है। एक ही गुरु बीजाणु से विकसित होने के कारण इसे एक बीजाणु कहा जाता है। तो एक बीजाणु क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक बीज से विकसित होता है। सबसे पहले पॉलीगोनम पौधे से देखा गया था कि इसे पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष भी कहा जाता है। बीजांड के बीजांडकाय में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा करती है और 4 गुरु बीजाणु बन जाती है। जब 4 गुरु बीजाणु बनती है, इनमें से 3 क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और एक जो होता है वह भ्रूण कोश का निर्माण कर लेता है, और इसे मादा युग्मको उद्भिद कहते हैं। और यह 8 केंद्रीय तथा 7 कोशिकीय संरचना होती है। तो आपको लिखना क्या है कि मादा युग्मको उद्भिद एक बीजाणु क्यों कहते हैं? तो एक बीजाणु इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी पुष्पीय पादप होता है वह एक बीज से क्या होता है? उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं? एक बीजाणु कहते हैं। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 कोश बनता है, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें 3 नष्ट हो जाते हैं, और एक ही जो होता है क्या होता है? मादा युग्मको उद्भिद से बनता है। क्या करें बच्चों, शादियों का सीजन चल रहा है। देखिए इतनी आवाज़ें तेज चल रही है कि ठीक ना, कि बंद कमरे के अंतर्गत भी जो है आवाज़ें पूरी तरीके से जो है आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति का बताएं। स्वपरागण रोका जाए, कैसे रोका जाए? तो पुष्पीय पादप, जो भी हमारे पुष्पीय पादप में अनेक ऐसी युक्तियाँ पाई जाती है जो स्वपरागण को रोकने में सहायक होती है और परपरागण को प्रेरित करती है। स्वपरागण को रोकने के लिए पुष्पीय पादपों में निम्नलिखित युक्तियाँ अपनाई जाती है। मतलब उसमें स्वपरागण ना हो, क्योंकि वो जो चीज़ अनुवांशिक चल रही है उसको अनुवांशिकता को रोकना है और उसको क्या बनाना है? हाइब्रिड बनानी है। तो कैसे रोकेंगे? पहली बात क्या है? एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी इन द और डिक्लाइनिंग। एक लिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। एक लिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांग क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं, पुष्पों में पाए जाते हैं। जब नर तथा मादा पुष्पक अलग अलग पौधों पर लगते हैं तो पौधे एक लिंगाश्रयी कहलाते हैं। जैसे पपीता एक लिंगाश्रयी है, भांग आदि। इनमें स्वपरागण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? स्वपरागण न होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि एक ही पौधा पर नर वाला भाग जो होगा अलग होगा, फूल में होगा, और मादा वाला हिस्सा जो होगा अलग पुष्प में होगा। उसके बाद यह है सेल्फ सेटरलिटी एंड द इनकम्पेटिबिलिटी, स्वबंध्यता। स्वबंध्यता क्या होती है? इसमें एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प पर पहुंचते हैं तो परागकणों का अंकुरण या परागकण नलिका वृद्धि नहीं होता। इसे स्वबंध्यता कहते हैं। जैसे तंबाकू, आलू, झुमकलता आदि में। एक और क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है आपको बच्चों कि त्रिसंलयन क्या है, और यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
त्रिसंलयन क्या है? पराग नलिका दो केंद्रों को भ्रूणपोष में मुक्त करती। भ्रूणपोष में एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर के युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, तथा सत्य निषेचन या संयुग्मन कहते हैं। जब दूसरा युग्मक दोगुणित द्वितीय केंद्रक या दो गुणित अध्रुवीय केंद्रों से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेता है, यह भ्रूणपोष में संपन्न होता है तथा इसकी क्रिया को त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। होता क्या है? त्रिसंलयन क्या है? पहले पराग नलिका होगी, दो केंद्रों को भ्रूणपोष में वितरित करती है। जब वितरित मुक्त कर देगी तो भ्रूणपोष में क्या होगा? एक नर युग्मक मतलब अंड कोशिका बनेगी। अंड कोशिका से मिलकर के क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है। एक नर युग्मक जो होता है मतलब शुक्राणु हम बात कर लें, वह अंड फीमेल के अंड से मिलता है और मिलने के बाद जाइगोट बना लेता है। जब जाइगोट बन जाता है तो फिर दूसरा नर जो होता है वह द्विगुणित हो जाता है, मतलब 2n में हो जाता है और दूसरा केंद्रक बनाता है। और जब यह आपस में मिल जाते हैं तो इसी को हम त्रिगुणित और इस घटना को पूरी क्या कहते हैं? त्रिसंलयन के नाम से जानते हैं। आशा है कि समझ में आ गया होगा आपको। आवृतबीजी जो पुष्पीय पौधों में जो संयुग्मन होता है, संयुग्मन तथा त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको अंतर कई बार पूछने को मिलता है कि बीज पत्राधार और बीज पत्रोपकरिक में अंतर क्या होता है? बीज पत्राधार का मतलब क्या है? और यहाँ पे बीज पत्रोपरिक, हिपोकोटाइल एंड द हाइपोकोटाइल। बीजाक्ष का वह भाग जो बीज पत्र तथा मूलांकुर के मध्य स्थित होता है। करेंगे बीज पत्र का वह भाग जो मूलांकुर के बीच स्थित होता है उसे बीज पत्राधार कहते हैं। बीज पत्र आधार मतलब बीजों के बीच में जो स्थित होता है उसी को हम बीज पत्र का आधार कहते हैं। दूसरी कहते हैं बीज पत्रोपरिक मतलब बीज पत्र तथा परांकुर के बीच होगा जो भाग, बीज का जो हिस्सा या बीज का जो, बीजाक्ष मतलब क्या है? बीज का जो हिस्सा बीज पत्र तथा परांकुर के बीच होगा उसे हम बीज पत्रोपकरिक कहते हैं। बीज अंकुरण के समय बीज पत्रधार में तीव्र वृद्धि के कारण बीज पत्र मृदा से ऊपर आ जाते हैं, जैसे अरंडी, सेम आदि में, ठीक ना। जैसे सेम उनका बोइएगा तो उसका जो हिस्सा होता है वह तेजी से ऊपर आ जाता है। बीज के अंकुरण के समय क्या होती है? बीज पत्रों में तीव्र वृद्धि होती है और वह मृदा में ही रह जाते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं हम? चना और मक्का। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। जितना मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यह जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जाते हैं। देखिए, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो पुष्प के अंडाशय से विकसित होने वाले फल को सत्य फल कहते हैं। जो फल अंडाशय से विकसित होता है, अंड वाले हिस्से से डेवलप होता है, उसी को हम ट्रू फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फल के निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग भी शामिल हो जाते हैं, जिसे हम आभासी फल के नाम से, फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। मतलब जो अंडे से उत्पन्न होगा उसे सत्य फल, वास्तविक फल के नाम से जाएंगे, और साथ ही जो भी आ जाएगा, फूल पत्ती तरह जो भी आ जाएंगी, उसको हम फॉल्स फल के नाम से जानते हैं। जबकि सेब क्या है? एक आभासी फल है, ठीक है, जो कि बनने में अंडाशय का अतिरिक्त पुष्पासन का हिस्सा भी शामिल हो जाता है। पुष्पासन का हिस्सा का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये पुष्प वाला हिस्सा है और यहीं पे हमारा क्या है? ये पुष्प का अंडाशय है। तो जब ये अंडाशय से सिर्फ डेवलप होता तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट्स के नाम से जानते हैं, सत्य फल के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये पूरा हिस्सा जो है शामिल हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं, असत्य फल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं आपका कि विपुंसन क्या है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है। और देखिए विपुंसन क्या होता है, एमैस्कुलेशन क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प, जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसमें प्रस्फुटन जो होता है पुष्प कलिका से चिमटी की सहायता से परागकोश को अलग कर लिया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। द्विलिंगी पुष्पों में पराग को पुष्प की कली बनने से, फूल की कली बनने से चिमटी की सहायता से उसको हटा दिया जाता है और इसी को हटाने की घटना को क्या कहते हैं? विपुंसन के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असंगक जनन क्या है? असंगक जनन, अपोमिक्सिस। देखिए अपोमिक्सिस क्या है? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। असंगक जनन क्या है? अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन की नकल करता है। क्या करता है? लैंगिक जनन की नकल करता है, मतलब बहुरूपीय की तरह व्यवहार करता है। इसमें बीज निर्माण बिना निषेचन के होता है, ठीक ना। बीज का निर्माण बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है? बीज का निर्माण हो जाता है। और
जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अल्पसूत्री विभाजन होती है नहीं होता और अनुपस्थिति में पाए जाते हैं। इनका अनुपस्थिति नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम असंगक जनन कहते हैं। असंगक जनन क्या है? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन जो बिना बीज के निर्माण के निषेचन होता है और यह जीवन चक्र पूरा करने के बाद संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तथा अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है और इस घटना को हम असंगक जनन कहते हैं। और इसकी खोज किसने किया था? विंकलर ने किया था। ठीक ना। अनिषेक बीजता के कारण होता है तथा घास कुल व सूरजमुखी कुल के पौधा आता है किसके अंदर? असंगक जनन के अंतर्गत। ठीक है, तो इतना बहुत ही लिख देंगे, बहुत होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं यदि जहाँ नहीं समझ में आता है, फिर से हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।